Namaste everybody. This is Advocate Devashi Mitra once again. Today in this special show we have with us Dr. Ashwin Tammekar and who is one of the best known oncologist, uro-oncologist I know and a robotic surgeon. Thank you. Doctor, please welcome to the show. Thank you so much. It's a pleasure to be here. Today we will discuss with a particular branch of medicine जो सुनने से काफी लोग का पाँव के नीचे से जमीन हिल जाता है, वो है कैंसर. ये कैंसर लेके लोगों का मन में बहुत सारा शंका है. So doctor, we will ask you some questions on this thing and specially we will put emphasis on prostate cancer जो खास करके मेल्स लोग को ज्यादा होते हैं. So should we continue? Start? Yeah. Now पहले सवाल होता है what causes cancer? कैंसर होता कैसा है? Right. So हम लोग आज प्रोस्टेट कैंसर पे डिस्कशन लिमिट करते हैं. So प्रोस्टेट कैंसर जनरली कैंसर कोई भी कैंसर बिकॉज ऑफ म्यूटेशंस होता है. म्यूटेशंस कैन बी आइदर इनहेरिटेड और जेनेटिकली आते हैं या सोमैटिक बनते हैं जो बॉडी में बिकॉज ऑफ सम एनवायरमेंटल फैक्टर्स बिकॉज ऑफ सम एनवायरमेंटल इंसल्ट्स इंड्यूस होते हैं एंड उसके वजह से कोई भी कैंसर होता है. सो सिमिलर वे प्रोस्टेट कैंसर कैन हैपन बिकॉज आइदर ऑफ जेनेटिक म्यूटेशंस व्हिच आर आइदर इनहेरिटेड और सोमैटिक. दैट इज द. तो आपका कहना है कि अगर मेरा घर में किसी का दादाजी का या मम्मी पापा का था तो मुझे भी प्रोस्टेट कैंसर होने का चांस है. But it is an inherited right thing. So generally saying prostate cancer has high propensity of inherited mutations. So आपको अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो डेफिनेटली आपकी जो रिस्क है वो नॉर्मल इंडिविजुअल से थोड़ी ज़्यादा होगी, अराउंड 1.7 टाइम्स ज़्यादा होगी. इसलिए आपको थोड़ा विजिलेंट रहना पड़ेगा उस सिचुएशन में. एंड बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपके फादर को है, आपके दादा को है तो आपको होगा, ऐसा नेसेसरी नहीं है. बट यू नीड टू बी मोर केयरफुल. दैट इज व्हाट आई कैन से. डॉक्टर अश्विन, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ. सपोज देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ बोन कैंसर इन द फैमिली और हिस्ट्री ऑफ लंग्स कैंसर इन द फैमिली. तो अगर वो हिस्ट्री है तो विल दैट इफेक्ट इन प्रोस्टेट कैंसर? Yeah. और हिस्ट्री प्रोस्टेट कैंसर की हिस्ट्री होना चाहिए. राइट. सो हिस्ट्री वाइज आइदर प्रोस्टेट कैंसर या ऑब्वियसली प्रोस्टेट कैंसर सिर्फ मेल्स में होता है, लेकिन उस फैमिली हिस्ट्री में या ब्लड रिलेटिव्स में अगर फीमेल्स साइड पे अगर ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर है तो इट बिकम्स अ हाई रिस्क. एंड ऑब्वियसली आपके ब्लड रिलेशन में प्रोस्टेट कैंसर है इन अ वे आपके फादर, योर रियल ब्रदर और योर रियल अंकल, then your chance of having a prostate cancer increases. Obviously, like I said, just to reiterate, हमेशा होगा ऐसा नहीं, but chance थोड़ा सा बढ़ जाता है. Thank you very much. मैं लायंस क्लब से हूँ, as you can see from my shirt I'm wearing, and we are doing a lot of work with cancer. So thank you very much for That's कि कैंसर के बारे में थोड़ा ये करने के लिए. Even that is more important to increase the awareness. Yeah, we are doing it for awareness because we want to know people. A lot of people have they don't have any idea or even a vague idea, wrong ideas. Right. So today, and it is our pleasure that we have got your company and to tell my viewers there. Yeah. So now let us go to the main question, that is, what are the main causes of prostate cancer? Yeah. So उत्सव मैंने कैसा होता है prostate cancer? So again, like I said, cause in inciting event may be some genetic association, but it can happen to anyone. It is one of the most common cancers in males now across the globe. अब हम अगर देखें तो अभी फिलहाल वो second most common cancer है, and it would be probably the most common cancer in males because it happens only in males. Prostate gland सिर्फ males में होती है, females में नहीं होती है. So इस situation में it is one of the alarming type of cancers across all the parts of globe including UK and USA, and India is not lagging behind. India में भी हमारे जो incidence है वो कांस्टेंट लेवल से बढ़ रहा है. एंड अब अगर हम ग्लोबल फिगर्स ले तो एटलीस्ट 1.3 मिलियन पेशेंट्स प्रोस्टेट कैंसर से डायग्नोज होते हैं हर साल. दिस इज अलार्मिंग. तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो आपने बोला इतना आदमी दे आर अफेक्टेड विद प्रोस्टेट कैंसर, ये प्रोस्टेट कैंसर क्यूरेबल है? Yes. और इट फॉलो होता है और राइट. सो प्रोस्टेट कैंसर डेफिनेटिवली क्यूरेबल है अगर वो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है, जिसमें प्रोस्टेट कैंसर के सेल्स जो होते हैं वो प्रोस्टेट पे या प्रोस्टेट के आसपास के लिम्फ नोड्स पे लिमिट होते हैं. उस सिचुएशन में अगर ये डायग्नोसिस होता है तो 100% क्यूरेबल है. बट आई लाइक टू ऐड वन पॉइंट इन दिस. अगर मान के चलिए कि ये स्टेज थोड़ी आगे चली गई और प्रोस्टेट कैंसर के सेल्स बाहर आके कोई बाकी ऑर्गन्स पे गए, दूसरे लिवर पे गए या बोन्स पे गए, ज़्यादा उसकी प्रोपेंसिटी बोन के लिए होती है, तो इस सिचुएशन में इवन इन दैट सिचुएशन, इवन इफ cure is not possible, but a long term control with adequate good quality of life is the goal in that situation. अच्छा,
प्रोस्टेट कैंसर कौन सी उम्र से होना चाहिए होता है Right. इसे व्हाट इज द एज लिमिट Right. So starting generally, and ending that right. So generally saying it is a cancer which happens in elderly gentlemen, that is probably after 50 years. But having said this, majority of the situations we have higher incidences or new in last few years we have found out that people within 40s or 45s are also getting this cancer. But majority it would be in a spectrum between 50s to 80s. आपने बोला 50 to 80 50 होता to है 80, 50 से 80 तो साल. इसका पीछे रीजन क्या है सो जनरली सेइंग जैसे मैंने बताया था कि मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो पिन पॉइंट नहीं एग्जैक्टली कर सकते. सम जेनेटिक एसोसिएशन, कोई एनवायरमेंटल फैक्टर्स, आपकी लाइफस्टाइल के स्ट्रेस रिलेटेड फैक्टर्स, ऑल दिस थिंग्स वुड पर्कुलेट इनटू इनिशिएशन ऑफ कार्सिनोजेनेसिस. इसलिए उसके लिए थोड़ी इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. सो इट टेक्स फॉर सम टाइम फॉर an inciting event to happen, and that's why it happens after 50s. One more thing, does elderly people like senior citizens 70 80 years are at more risk or it is just common for 40 to 80 like that? In a way yes, spectrum जो हम देखें वो approximately 50 से 80 साल as in 50 साल के ऊपर है. सो आपकी जितनी ज़्यादा इंसिडेंस होगी, जितनी ज़्यादा आयु होगी, उसमें थोड़ा सा रिस्क बढ़ती है, बट बहुत ज़्यादा अंतर नहीं करेगा. अच्छा, एक जैसे हमने सिगरेट पैकेट में देखते हैं कि स्मोकिंग कॉजेज कैंसर या अल्कोहल में भी देखते हैं, तो जस्ट एक सवाल आ रहा था मेरा मन में कि ड्रिंकिंग अल्कोहल और स्मोकिंग सिगरेट, ये वेदर दिस टू थिंग्स स्पेशली ड्रिंकिंग अल्कोहल एंड स्मोकिंग सिगरेट लीड्स टू प्रोस्टेट कैंसर. राइट. सो फॉर्चुनेटली अल्कोहल और सिगरेट स्मोकिंग का प्रोस्टेट कैंसर के साथ एसोसिएशन नहीं माना गया है. ऑब्वियसली स्मोकिंग का बाकी कैंसर्स के साथ एसोसिएशन है, फॉर एग्जांपल ब्लैडर कैंसर और लंग कैंसर, बट प्रोस्टेट के लिए इनका एसोसिएशन नहीं माना गया है. बट आई डोंट वांट टू गिव एनी फॉल्स मैसेज हियर. इट इज ऑलवेज बेटर नॉट टू स्मोक एंड नॉट टू ड्रिंक लॉट्स ऑफ अल्कोहल बिकॉज इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. और सेकेंडली अगर प्रोस्टेट कैंसर में इन अ वे इनडायरेक्ट इम्प्लीकेशन ये आता है कि आपकी अगर कुछ ट्रीटमेंट प्लान है तो और आप एक्टिव स्मोकर हो, तो ऑब्वियसली देयर इज सम नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन दैट ट्रीटमेंट, इवन इफ दीज स्मोकिंग एंड अल्कोहल विल नॉट इंसाइट कैंसर पर से डायरेक्टली. तो मुझे पता कैसे चलेगा, व्हाट आर द साइंस which will signal that I may be having prostate cancer or I have a prostate cancer? Correct. So prostate cancer luckily एक slow growing disease है. प्रोस्टेट कैंसर की जो बायोलॉजी है, जो कैंसर के सेल्स अराइज होते हैं नॉर्मल एनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड पे. बियॉन्ड 40s एंड 50s प्रोस्टेट ग्लैंड की ग्रोथ नॉर्मली हर एक इंडिविजुअल में, एज इन हर मेल्स में, हर इंसान में होगी. उसको बोलते हैं बिनाइन एनलार्जमेंट, जिसमें कैंसर नहीं होता है. लेकिन उसी सेल्स में कहाँ एक छोटा फोकस जो कैंसर सेल्स में म्यूटेट हो गया, वहां से लेके वो धीरे धीरे पूरी ग्लैंड इन्वॉल्व होना चालू होती है. इसलिए कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम्स पर से कैंसर के वजह से बहुत कम बार आते हैं. ज्यादा करके सिम्टम्स जो होते हैं वो प्रोस्टेट, जिसको हम हिंदी में गदूद बोलते हैं, गदूद के एनलार्जमेंट के वजह से आते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल दीज सिम्टम्स आर कॉल्ड एज लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स. एंड इसको हम अगर सादी भाषा में एक्सप्लेन करें तो फ्रीक्वेंसी हो सकती है, आप हर दो घंटे के अंदर जा सकते हो, थोड़ी अर्जेंसी हो सकती है, आप होल्ड नहीं कर सकते हो यूरिन के लिए, यूरिन थोड़ी लीकेज हो सकती है, या आप रात को आपको 2-3 बार उठना पड़ सकता है यूरिन के लिए, आपको यूरिन के लिए जोर लगाना पड़ सकता है. तो ये सब सिम्टम्स बैकग्राउंड होते हैं, और ऑब्वियसली ये जब सिम्टम्स होते हैं तो इट शुडंट बी नेग्लेक्टेड एंड यू शुड अप्रोच अ स्पेशलिस्ट अबाउट इट and talk to your specialist about it. Secondly, prostate cancer के वजह से bleeding यूरिन में होने का चांस बहुत कम होता है, लेकिन एक small possibility होती है. और थर्ड मैनिफेस्टेशन which may happen is because prostate cancer के सेल्स अगर बाकी बॉडी पे चले गए, बोन्स पे, अदर ऑर्गन्स पे, तो कभी कभी इसके वजह से लेट स्टेज में डायग्नोसिस में फ्रैक्चर्स के साथ भी पेशेंट्स प्रेजेंट होते हैं. स्पेशली रीढ़ की हड्डी में जो बोन्स होती है, वहाँ के फ्रैक्चर्स होकर नीचे की पैर में कमजोरी हो जाती है बिकॉज ऑफ न्यूरल कंप्रेशन. बट ये सब रेयर इवेंट्स है. जनरली अर्ली स्टेज में बहुत सिम्टम्स प्रोस्टेट कैंसर के लिए स्पेसिफिकली नहीं आएंगे. नो, एक चीज में मेरा माथा, तो व्हाट आर जो ट्रीटमेंट्स होते हैं ना, तो मैंने अगर स्टार्टिंग में हूँ मैं, स्टार्टिंग में पता चलता है कि मेरा प्रोस्टेट कैंसर है, तो व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स before going to a doctor? Is there any treatment at home which we can start? Unlikely. घर में ऐसा कोई ट्रीटमेंट प्रोस्टेट कैंसर या इन वे कोई कैंसर का ऐसा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट घर पे नहीं होगा. Obviously you need to speak to your specialist. They need to investigate. They need to find out whether there is a cancer first of all, yes or no, और है तो कौन से स्टेज में है, और उसके हिसाब से हर एक ट्रीटमेंट कैंसर का ट्रीटमेंट होगा. बट इसके लिए इफ आई कैन से अबाउट क्विक थिंग अबाउट स्क्रीनिंग,
जैसे मैंने आपको समझाया था कि स्क्रीनिंग जो कैंसर के वजह से डायरेक्ट सिम्टम्स नहीं आते, फिर हम कैसे अर्ली स्टेज में डायग्नोस करें, तो उसमें देयर इज अ वर्ड कॉल्ड स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग इसेंशियली ऐसी टेस्ट है जो हर कैंसर में होती है, जिसमें हम कैंसर हेल्दी इंडिविजुअल्स में ना है ये पिकअप करते हैं, या हेल्दी इंडिविजुअल्स में अगर अर्ली स्टेज में है तो अर्ली पिकअप करते हैं। सो सिमिलर वे प्रोस्टेट कैंसर में जो स्क्रीनिंग होती है वो दो सिंपल तरीके से होती है। एक तो सिंपल ब्लड टेस्ट है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन PSA लेवल्स, और सेकेंडली जो एग्जामिनेशन है जो डॉक्टर करते हैं थ्रू बैक पैसेज टू एग्जामिन और टू फील फॉर द प्रोस्टेट, उसको बोलते हैं डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। सो इट्स अ वेरी सिंपल ऑफिस प्रोसीजर, वन ब्लड टेस्ट व्हिच गिव्स रिजल्ट्स इन 2 hours एंड एग्जामिनेशन बाय अ डॉक्टर टू रूल आउट अ कैंसर। स्क्रीनिंग जनरली आफ्टर 50s ईयरली एटलीस्ट वंस ये टेस्ट होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया स्क्रीनिंग बहुत रोबस्ट नहीं है, and that's why the incidence of prostate cancer is slightly underreported as compared to the western literature, but western countries में ये screening is very robust and that's why the incidence of prostate cancer is very high, and that may be the same situation happening in India which is not reported much. So, like a normal person, when one should go for a screening? Yes, so healthy individuals around after age of 50 they should go for a screening. They should have whether you have any without symptoms. Any patient who has symptoms irrespective of the age, any patient who has urinary symptoms irrespective of the age should have PSA test and examination for prostate done. और अगर आपके पास आपको symptoms नहीं है fortunately, तो after 50s generally you should have this test done between 50 to 70 years of age. Majority of the times annually एक बार, हर साल में एक बार, लेकिन अगर 50s में अगर लेवल्स बहुत कम है तो we can actually space it out. तो दोस्तों हमने सुना कि ये जो प्रोस्टेट कैंसर है ये तुरंत पता नहीं चलता, और ख़ास करके जिसका उम्र 50 साल के ऊपर है उसको स्क्रीनिंग करना आवश्यक है। दे शुड गो फॉर अ स्क्रीनिंग। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ फियर ऑफ कैंसर बट ऑल्सो टू बी हेल्दी। सो वी कंटिन्यू विद आवर क्वेश्चंस एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट वी हैव गॉट सम गुड डॉक्टर लाइक यू। नाउ yes, I will ask you something. A lot of people say, I've seen that going for exercise and then going for yoga, meditation, morning walk, evening walk. If we follow those things, then there are chances of having prostate cancer is reduced or it become less. Is it true or is it a myth? Yeah. So prostate cancer per se, obviously जैसे मैंने बताया कि directly उसकी it has a heterogeneous etiology. मतलब उसके जो factors है, inciting events है, वो exactly established नहीं है, उसके बहुत सारे agents हैं. So basically healthy lifestyle obviously will help you to prevent or minimize chance of having any other cancer. Same stands true for prostate cancer. So have your healthy lifestyles. Similar way, if I can cover about the food aspects, have healthy food, healthy dietary habits, eat lots of fresh vegetables, cooked tomatoes, lycopenes, जिसमें all these factors in diet would probably help you. कुक्ड मीट और जो रेड मीट होता है उससे जो ज़्यादा करके रेक्टल कैंसर्स प्रूवन है, प्रोस्टेट में उसका एसोसिएशन नहीं है, बट लाइक आई सेड नो वन एग्जैक्टली नोज कि एग्जैक्टली कौन से फैक्टर्स आपको 100% बेनिफिट देने वाले हैं और कौन से फैक्टर्स एग्जैक्टली आपको 100% हार्म देने वाले हैं. सो इट इज ऑलवेज गुड हैबिट टू हैव adequate healthy lifestyle, exercise, minimize your obesity and minimize the inciting or problematic factors in the diet and have healthy lifestyle. So obesity is also not per se directly for prostate, but in a way any carcinogenesis और आपके medical conditions जो होते हैं diabetes, hypertension, so in obesity का negative impact सब पे आता है. So prostate के लिए आप specifically पूछोगे तो probably not much, but obviously as a part of entire evaluation and if you consider individual as an entity, then definitely yes, we should try and have good habits. I was going through certain papers and I was just Cancer magazine. So that they were saying that if you have guava or watermelon, and then of course melon, cherries, berries, it reduces cancers. Yes. So to what extent it is true? Yes. So like I said, healthy dietary habits, fresh fruits, fresh vegetables obviously reduce the chance of any particular cancer in a way. Prostate के लिए proven things are cooked tomatoes and lycopenes, fresh vegetables. So these two-three factors are proven for prostate cancer, but you should have healthy lifestyle. That's it. And now, healthy dietary habits. Now we will go to those questions for which we have requested you to come. Yeah. And दोस्तों now we will go to
those questions जिसके लिए ही इज वन ऑफ द बेस्ट रोबोटिक सर्जन ऑफ एपोलो हॉस्पिटल। और मैं शुरू करता हूँ आपका सब्जेक्ट से। व्हाट इज द रोल ऑफ रोबोटिक सर्जरी इन ट्रीटमेंट ऑफ प्रोस्टेट कैंसर? Correct. So before we jump into the question of robotic, if I can quickly utilize 1 minute to tell about the diagnostic pathway. Generally saying prostate cancer अगर मान के चलिए हमने जो स्क्रीनिंग हमने जो डिस्कस किया था जिसमें PSA और एग्जामिनेशन की थी, उसमें अगर कोई भी सस्पिशन है PSA के लेवल्स जनरली abnormality considered is more than 4 at particular age. Obviously it's not a fixed cutoff, but generally saying more than 4 should needs to be looked into further details. So दोनों में से कोई भी abnormality हो तो next step is to have an MRI of the body as in the prostate to rule out any particular abnormality followed by a biopsy. Biopsy generally एक gold standard होता है. Majority of the cancers would require biopsy, especially if I can talk about prostate. Every prostate cancer would be managed only after the biopsy. So biopsy is the gold standard and biopsy is the necessary thing as a diagnostic evaluation. Obviously एक myth होता है कि biopsy के बाद cancer cells spread होते हैं. It doesn't stand true for prostate cancer per se 100%. So biopsy is must. उसके बाद में हम स्टेज करते हैं कैंसर को कि कैंसर बाकी ऑर्गन्स में गया है कि नहीं। उसके लिए पेट स्कैन्स है, डेडिकेटेड स्कैन कॉल्ड PET-CT। उसके लिए द स्कैन इज कॉल्ड एज PSMA PET स्कैन व्हिच इज अ डेडिकेटेड स्कैन फॉर प्रोस्टेट व्हिच इज अवेलेबल वाइडली इन इंडिया नाउ। सो एक बार उस पे हमने पेशेंट को स्टेज किया कि प्रोस्टेट कैंसर फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि नहीं बेस्ड अपॉन द बायोप्सी, सो कंफर्मेशन। सेकेंडली द स्टेज कि प्रोस्टेट कैंसर के सेल्स वही है प्रोस्टेट और आसपास की जगह पे कि बाहर के ऑर्गन्स में गए। तो अगर जैसे मैंने आपको सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर बाहर गए हैं तो अपना ट्रीटमेंट ऑफ इंटेंशन इज नेवर क्योर, इट इज ट्रीटमेंट ऑफ इंटेंशन इज कंट्रोल विद गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। बट अगर प्रोस्टेट कैंसर के सेल्स प्रोस्टेट और आसपास के आजू बाजू के लिम्फ नोड्स में सीमित है, then obviously the chance of curing the cancer is complete and hence the treatment intention is always cure. So let's come to the robotic procedure which we discussed about. Curative modality of intent में दो options होते हैं, एक तो surgery, another option is radiation and hormone. Radiation on hormone, obviously I'll not go into details of it because it's a different specialty altogether. I'll be quickly discussing about robotic part. Surgery जो होती है वो उसमें पूरा गदूद और प्रोस्टेट उसके साथ के जो ऑर्गन्स होते हैं समझ वेसिकल उसके साथ में निकलता है एज पार्ट ऑफ सर्जरी, और ब्लैडर और यूरेथ्रा मतलब वाटर पाइप जो होती है वो एक दूसरे को जॉइन की जाती है बाय आफ्टर टेकिंग आउट द प्रोस्टेट। सो प्रोस्टेट बॉडी से पूरी बाहर आती है, पैथोलॉजिस्ट उसको एग्जामिनेशन करते हैं, पूरा काट के निकाल देते हैं। सो इन अ वे प्रीवियसली अगर ये सर्जरी होती थी वो बड़े स्कार से होती थी, दैट वाज एन ओपन सर्जरी व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड सिंस लास्ट almost 200 years, but since year 2000 last 20 years से फर्स्ट रोबोटिक प्रोसीजर जब हुई थी वो हुई थी प्रोस्टेट कैंसर के लिए ही यूएसए में, एंड उसके बाद देयर हैज बीन अ सी चेंज इन लास्ट 20 years जिसमें प्रोस्टेट कैंसर स्पेशली ट्रीटमेंट बाय रोबोट उसकी इवोल्यूशन इतनी हुई है कि अभी वी हैव minimize any possible risk during the procedure. The precision of the procedure is increased. It's a keyhole surgery. There are small ports of the robot which would be going from the tummy. रोबोट पर से डायरेक्टली ऑपरेशन ऑब्वियसली कभी नहीं करते, ये भी कभी कभी मिथ होती है कि रोबोट खुद ही ऑपरेशन करते हैं, वैसा ऑब्वियसली नहीं होता है। इट्स अ मास्टर स्लेव कंसेप्ट। द सर्जन सिट्स ऑन अ कंसोल, वहां से वो पूरी मूवमेंट गाइड करते हैं, एग्जैक्टली ऑल दोज मूवमेंट्स आर परकोलेटेड इनसाइड द बॉडी ऑफ अ पेशेंट। सो इन अ वे इफ आई कैन से इन अ सिंपल वर्ड, इट्स एन एडवांस फॉर्म ऑफ अ लैप्रोस्कोपी जिसमें हमें मैग्नीफाइड विजन है, जिसमें हमें प्रिसीजन ज्यादा है, जिसमें हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के चांसेस कम है, ब्लड लॉस कम है और रिकवरी बहुत फास्ट है। अगर एग्जांपल देना है तो पेशेंट प्रीवियस डे पे या उसी दिन मॉर्निंग या अर्ली मॉर्निंग एडमिट होके 4 घंटे में रोबोटिक प्रोस्टेट की ऑपरेशन हो जाती है। पेशेंट आईसीयू में जाने की जरूरत हार्डली एनी टाइम पड़ती है। शाम में पेशेंट वार्ड में जाके डाइट पे शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट डे पेशेंट खुद से वॉक कर सकता है। ही इज रिलेटिवली पेन फ्री, ऑब्वियसली थोड़े से पेन किलर मेडिसिन लगेंगे बट ही इज रिलेटिवली पेन फ्री and maximum 1 or 2 days he is discharged from the hospital. So it is like a normal. Yes. So obviously ये surgery per se is a major surgery, but with the advent of robot and precision, overall safety of the procedure is increased so much that जैसे हमारा पर्सपेक्टिव है कि सर्जरी तो ज़्यादा मतलब कुछ बड़ी चीज़ है नहीं, but obviously it's a major surgery, but with the robot it is very safe procedure. और ये काफी टाइम लगता है कि इट इज सो अराउंड 4 hours, 3 to 4 hours उसमें रोबोट का एक्चुअल पार्ट इज अप्रॉक्सीमेटली couple of hours, but general entire thing is about 3 to 4 hours. Okay. So we can say that now with
advancement of science and with the robotic thing, so the chances of being cured also have increased a lot. Right. So, doctor, can you just give me a general example? Without robotic surgery and with robotic surgery, what are the chances of cure here now? Right. What is the graph? राइट सो विथ और विदाउट रोबोटिक सर्जरी ऑब्वियसली मैंने जैसे आपको पहले ये किया था कि सर्जरी जो होती है वो आइदर ओपन तरीके से होती है या लैप्रोस्कोपी के तरीके से होती है या रोबोट के तरीके से होती है कोई भी सर्जरी कोई भी मोडालिटी एक दूसरे से इंफीरियर नहीं है इन टर्म्स ऑफ कैंसर क्योर में ओपन भी इक्विवेलेंट होगा, लैप्रोस्कोपी भी इक्विवेलेंट होगा, रोबोट भी इक्विवेलेंट होगा। रोबोट के एडवांटेज ओरल सेफ्टी प्रिसीजन के एस्पेक्ट से ज्यादा है, बट कैंसर का क्योर हम देखें तो कोई भी टाइप की सर्जरी अगर अच्छे से हो जाए तो उसमें क्यूरेटिव इंटेंट अचीव हो जाता है। साइमल्टेनियसली आई वुड लाइक टू हाईलाइट अ पॉइंट, पैरेलल modality which is a radiation, it also gives adequate cure, but there are pros and cons of that which may not be a part of this discussion at the moment. So, but if we go for robotic surgery, then we don't have to go for robotic Radiation. chemotherapy or radiation. Yeah. So radiation generally it's an alternative to surgery, of course. Whenever we are treating patient as a part of cure in the initial bits, अगर सर्जरी के बाद थोड़ी सी कैंसर की संभाव्यता वापस आने की चांसेस होती है, जो स्मॉल परसेंट पेशेंट्स में होती है, उसमें छोटा डोज ऑफ रेडिएशन दे के उसको और क्योर किया जा सकता है और ओवरऑल आपकी लॉन्गेविटी और आयु जो है वो अच्छे से मेंटेन होके पूरा क्योर हो सकता है। स्मॉल पॉसिबिलिटी ऑफ रिक्वायरिंग रेडिएशन, बट दैट्स So, radiation oncology is not must. After surgery, radiation obviously is not must. Small possibility if you may require it. बट जैसे मैंने बोला कि क्योर के लिए आइदर सर्जरी इज एन ऑप्शन और रेडिएशन इज एन ऑप्शन। सो जब आप रेडिएशन को डायरेक्टली एज अ फर्स्ट ऑप्शन चूज करते हो तब ऑब्वियसली रेडिएशन हैज द प्राइमरी रोल टू प्ले अलॉन्ग विद सम हार्मोन्स फॉर 2 years व्हिच हैज इक्विवेलेंट रिजल्ट्स विद सर्जरी, बट दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस अलग-अलग हैं। Doctor, you have just talked about hormones. Yeah. So, can you just explain to my viewers that what are the role of hormonal therapy and chemotherapy vis-a-vis the robotic surgery? Yes. So, surgery per se is a curative modality of intent. Hormone and chemotherapy उस स्टेज में दी जाती है जिसमें प्रोस्टेट कैंसर सेल्स के बाहर चला गया हो, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास गया हो, तो उस सिचुएशन में हम पेशेंट को क्योर नहीं कर सकते हैं, बट हमारा मेन गोल होगा कि कैंसर को कंट्रोल करें फॉर वेरी लॉन्ग टर्म, मेंटेनिंग गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो दोनों स्टेज जिसमें हम दोनों मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट यूज करेंगे वो डिफरेंट है। Surgery will be reserved for only patients who have been diagnosed with cancer early, and that would be increased because of the screening. If we do it early, the chance of getting diagnosed early would be higher. That's the advantage of screening. Hormones तब दिए जाते हैं जब कैंसर बोन्स को गया हो या दूसरे बॉडी पार्ट्स को गया हो। हार्मोन इसेंशियली बॉडी की टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम करते हैं, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर की जो सेल होती है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के वजह से उभरित होती है। अगर बॉडी की टेस्टोस्टेरोन कम कर देंगे हम बाय एनी मींस, आइदर इंजेक्शंस और सर्जरी फॉर टेस्टिकल्स, तो बॉडी की टेस्टोस्टेरोन कम होने के बाद प्रोस्टेट कैंसर की सेल्स सप्रेस हो जाती है, बट दिस इज जस्ट अ कंट्रोल, इट इज नॉट अ क्योर, इट इज अ कंट्रोल ऑन अ वेरी लॉन्ग टर्म बेसिस। Similarly, chemotherapy, which we were discussing about, chemotherapy again reserved for very small percentage of patients in prostate cancer, जिसमें patient relatively fit हो for undergoing a chemotherapy, और पेशेंट डायग्नोज हुआ हो स्टेज 4 में जिसमें प्रोस्टेट कैंसर सेल्स बाहर गए हैं, जिसमें लिवर में गया है या अदर ऑर्गन्स में गए, उस सिचुएशन में कीमोथेरेपी का रोल आता है, बट अगेन इंटेंशन ऑफ ट्रीटमेंट देयर इटसेल्फ इज देयर आल्सो वुड बी इंटेंशन ऑफ कंट्रोल। और अगर suppose a person has to go to hormonal therapy or chemotherapy, even radiation therapy, तो chances of बचने का चांस कितना रहता है? यस, सो क्यूरेटिव मोडालिटी ऑफ इंटेंट जिसमें आइदर रेडिएशन हो या सर्जरी हो, उसमें वो मोडालिटीज के बाद चांस ऑफ क्योर इज वेरी हाई। सो इसमें पेशेंट की लॉन्गेविटी वुड बी प्रोबब्ली अ डेकेड और इवन मोर देन दैट, बिकॉज आप क्योर हो गए हो तो you have a normal लाइफस्टाइल, ऑलमोस्ट नियरली नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ऑब्वियसली स्टेज 4 कैंसर की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होगी जब कैंसर बाहर गया हो और अब हम उसको पूरा क्योर नहीं कर सकते, लेकिन प्रोस्टेट कैंसर में हमें ये एक एडवांटेज है कि रिलेटिवली आप इस कैंसर को दूसरे कोई कैंसर से कंपेयर करो तो ये स्लो ग्रोइंग कैंसर है, इसलिए मेटास्टेसिस के स्टेज में, मतलब कैंसर बाहर भी गया हो,
उस सिचुएशन में भी अगर आप अच्छी सी ट्रीटमेंट लो, कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, व्हाटएवर इज इंडिकेटेड, आपकी जो लॉन्गेविटी है और आयु है वो काफ़ी हद तक प्रोलॉन्ग हो सकती है इन फ्यू ईयर्स, मे बी से 3 to 4 years. No one can precisely quantify that, but on an average it can easily extend by about 3 to 4 years with adequate treatment. और कैंसर के बारे में तो जितना सवाल पूछूं कम पड़ता है, बट वी हैव शॉर्ट ऑफ टाइम, तो लास्ट सवाल में चला जाऊंगा मैं। और द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि हम लोग वी विल कॉल यू वंस अगेन एंड वी विल रिक्वेस्ट यू टू कम। It would be a pleasure. But this is the last question for today's show is, what are the things need to be done for maintaining quality life for a patient who is on hormonal therapy? Right. So again to reiterate quickly, हार्मोन थेरेपी ज़्यादा करके उस सिचुएशन में दी जाती है जिसमें कैंसर सेल्स बोन्स को गए हो या बाहर निकले हो। उसमें पेशेंट की जो भी आयु बची है, पेशेंट जनरली हार्मोन थेरेपी पे रहते हैं। तो हार्मोन सिर्फ प्रोस्टेट कैंसर की सेल पे नहीं एक्ट करेंगे, हार्मोन विल एक्ट एज एन हार्मोन वुड रिड्यूस द टेस्टोस्टेरोन इन द बॉडी एंड उसकी इंप्लीकेशंस बॉडी के हर सेल्स पे होगी, इंक्लूडिंग बोन्स, इंक्लूडिंग हार्ट, इंक्लूडिंग लिपिड्स, एज एन ऑल द सेल्स। उस वजह से आपकी बोन्स में वीकनिंग होगी, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, जिसमें फ्रैक्चर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, कार्डियक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपकी डायबिटीज वर्सन हो सकती है अगर आपको पहले से डायबिटीज है, लिपिड प्रोफाइल, ओबेसिटी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। कुछ पेशेंट्स में थोड़े से हॉट फ्लशेस के सिम्टम्स आते हैं। अगर मैं क्विकली कंपेयर करूँ, जो सिम्टम्स नॉर्मल फीमेल्स को आते हैं आफ्टर मेनोपॉज, बिकॉज मेनोपॉज के बाद उनकी जो बॉडी की हार्मोन्स एस्ट्रोजन जो होती है वो कम हो जाती है, और उनको जो सिम्टम्स आते हैं बोन वीकनेस या हॉट फ्लशेस, सिमिलर सिम्टम्स मेल्स में आएंगे बिकॉज ऑफ सम इंटरवेंशन, हार्मोन के इंजेक्शंस की वजह से बॉडी के टेस्टोस्टेरोन निकाल दी है। अल्टीमेटली दोनों बायोलॉजी सिमिलर है, कंपेरेबल है। सो उस सिचुएशन में आप अगर देखो तो हमें आपकी पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करने के लिए आपके रेगुलर कार्डियक चेकअप्स होंगे, कोलेस्ट्रॉल टेस्टिंग्स होगी, शुगर प्रोफाइल टेस्टिंग्स होगी, साथ में बोन्स के लिए आपको कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स लिए जाएगी। थर्ड थिंग व्हिच आई वुड वांट टू ऐड हियर इज, ये एक मिथ होता है कि कैंसर स्टेज 4 में आ गया ना, अभी मैंने पूरा बॉडी मेटास्टेसिस हो गया, मैंने हिम्मत हार दी और मैंने पूरी एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट करके मैं घर पे बैठ गया। अगर आप ऐसा करोगे तो उस सिचुएशन में आपकी बोन की वीकनिंग वगैरह और ज़्यादा बढ़ेगी। तो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज, इस सिचुएशन में आप कैल्शियम, विटामिन डी सप्लीमेंट्स या बोन प्रोटेक्टिव एजेंट्स के साथ आपकी बोन्स तो स्ट्रॉन्ग करोगे, लेकिन साथ साथ में यू हैव टू मेंटेन योरसेल्फ इन गुड हेल्थ। सो आपको रेगुलर मॉडरेशन में, ऑफ कोर्स इट विल बी अ कंट्रोल्ड एक्सरसाइज इन मॉडरेशन, you should try and maintain your all normal activities which were happening previously. आपको हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, because जैसे मैंने बोला कि with the treatment, even if it is diagnosed in a late stage, आपके पास काफ़ी हद तक का समय है, at least few years or many more years to see based upon the response of the cancer cell to a treatment. Last but not the least, बस एक सवाल मुझे बात करता आ गया था। आपने बोला था नॉर्मल एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए, then exercise means योगा, जिम, राइट, वॉकिंग, कौन सी टाइप की एक्सरसाइज करना चाहिए? सो अगर कैंसर सेल्स बाहर के बोन्स में गई हो और वहाँ पे वीकनेस हो तो ऑब्वियसली थोड़ा सा इट शुड बी अ कंट्रोल्ड एक्सरसाइज अंडर सम गाइडेंस। बट योगा, नॉर्मल वॉक, इससे तो 100% कोई हार्म नहीं होगी, इससे जो भी होगा वो बेनिफिट ही होगा। जिम के लिए प्रॉब्ली आई वुड से कि अगर बोन्स में ज़्यादा है और फ्रैक्चर्स के चांस है तो इट हैज़ टू बी बैलेंस्ड। प्रॉब्ली यू शुडंट बी डूइंग ओवर एक्सरसाइज, बट इन मॉडरेशन, इन अ graded manner, in a supervised manner, you should definitely try and maintain all your activities and background exercises to adequate bone strength. Thank you very much, Dr. Ashwin. It is a nice opportunity. It is opportunity for us. We don't get opportunity to have doctors like you. तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और मैं आशा करूँगा कि डॉक्टर अश्विन फिर दोबारा हमारे साथ आएंगे। This is Devashish Mitra from Lions Club. I'm signing off today. We'll meet you again in any other show. Thank you very much.